Good evening, everyone. In today's video, we are going to discuss about these some important questions of second and third transition series. First question in this series is how many elements are present in second transition series? That is 10. If in order to elaborate this question, you are allowed to mention the name of these 10 elements. Now in another question is write the electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे जिन जिन कंपाउंड की मोस्टली पूछी जाती है तो मैंने सिर्फ वो मेंशन की है. दैट इज़ मॉलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d5 5s1. दीज आर एक्सेप्शनल क्योंकि हमारी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब यहाँ पर कन्फिग्रेशन 4d4 5s2 ना होके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या प्रेफरेबल होगी, 4d5 5s1, क्योंकि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. उसमें क्या है, 4d10 5s0. तो इसमें आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होनी चाहिए थी, 4d8 5s2. लेकिन जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी किस में शिफ्ट हुए हैं, 10 में, डी में. दैट इज़ उसकी फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन अटेन होने की वजह से उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको एनॉमलस बिहेवियर, जो भी कन्फिग्रेशंस एनॉमलस शो होती हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है. गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5d10 6s1. सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d10 5s1. मरकरी की 5d10 6s2. यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे है, 5d सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4d10 5s1. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको सिल्वर 2 का आयन क्रिएट करना है तो हमारे पास कन्फिग्रेशन किस में चेंज हो जाएगी, 4d9 में. सिमिलर यहाँ पर हमारे पास किसकी कन्फिग्रेशन है, जिनोन मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 5d10 6s2 नॉर्मल मरकरी. अगर आप आयनिक की बात कर रहे हो दैट इज़ 5d10. सिमिलर वे में मैंने रुदीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d7 5s1 है, लेकिन 3 पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4d5. और प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, जिनोन 5d9 6s1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिब्डेनम 2Cl9 3 नेगेटिव. इसमें क्या है, जब हमारे पास मॉलिब्डेनम 2Cl8 है तो उसमें आपको एक एक्सेप्शनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है. उसे हम लेटर ऑन क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं. लेकिन यहाँ पर मॉलिब्डेनम 2Cl9 की बॉन्डिंग वैसे ही है जैसे मॉलिब्डेनम में सिग्मा बॉन्ड है. लेकिन इस बॉन्डिंग की स्पेशल फीचर क्या है कि हमारे जो क्लोराइड हैं वो हमें ऐसे अपीयर होते हैं कि अगर यहाँ पर क्लोराइड हमें पता है मॉलिब्डेनम में ब्रिजिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे अपीयर होते हैं, इट अपीयर्स टू बी ऑक्टाहेड्रा ऑफ MCl6 हु इज़ शेयरिंग फेस. तो इसकी स्ट्रक्चर हमें किस तरह ड्रॉ की हुई है, जैसे एक बुक को ओपन करते हैं, ओपन बुक की तरह क्लोराइड हमारे एक फेस शेयरिंग की तरह इन्वॉल्व हुए हैं. हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये ऑक्टाहेड्रा की फॉर्म में अरेंज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़. तो जब भी आपके पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ जिरकोनियम और हॉफनियम नहीं, कोई भी जो भी हमारा पास एलिमेंट है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की थी तो हमने 2 एलिमेंट्स की साथ में ही डिस्कस की थी. तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको जिरकोनियम और हॉफनियम की जगह कोई भी मेटल एलिमेंट चेंज कर सकता है क्योंकि सबका आयनिक जो रेडियाई है सिमिलर है. सेकंड और थर्ड ग्रुप का जो सीरीज़ का जो आयनिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई, तो उसका रीज़न क्या है, थर्ड सीरीज़ में क्या परफॉर्म हो रहा है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का फिनोमिना, जिसकी वजह से हमारा जो 4f है वो पुअर शील्डिंग शो करता है. इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को ज़्यादा फील करते हैं. ड्यू टू दिस उनका जो साइज़ क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रखा हुआ है. तो इसकी एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होने की वजह से इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं. तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जिरकोनियम या हॉफनियम के फॉर्म में नहीं, आपको यहाँ कोई भी एलिमेंट, 2 वो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन,
राइट अ नोट ऑन कंपैरिजन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैंने क्वेश्चंस में जैसे वो सारे राइट अ नोट ऑन स्किप कर दिए हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया, आपके पास यहाँ डेंसिटी का फैक्टर हो गया, या आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर हो गया। तो लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ था, स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग देयर। सो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ोगे आप? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन से जो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे वो क्या है कि जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो तब हम फॉर्मूला सिर्फ ये वाला यूज़ करते थे 4s+1 बोहर मैग्नेटोन। लेकिन यहाँ पर जब आप सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को पढ़ोगे तब आप सिर्फ स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन नहीं इंट्रोड्यूस करोगे, आपके साथ कौन सी कंट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व होगी? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी अलॉन्ग विद स्पिन। तो हमारा जो 4s+1 का जो फॉर्मूला है वो हम किसको मॉडिफाई कर देंगे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, L×L+1, जिसकी वजह से हमारा S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, और L क्या है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4s+1 को आप क्या कर सकते हो? हमें पता है n का वैल्यू क्या होता है? s/2, मतलब स्पिन हमारी हाफ होती है या प्लस हाफ होती है। तो हमने इस फॉर्मूला को n×n+2 में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, राइट। हमारी n की वैल्यू अगर हम s/2 फिल कर दें, जैसे कि 1/2 फिल कर दें, तो उसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है इस n में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इस फॉर्मूला को, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ एमएससी के पोर्शन में इंट्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या बताना है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के, वो हाई स्पिन भी हो सकते हैं, लो स्पिन भी। लेकिन एज वी मूव द डाउन द ग्रुप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड और फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड मूव करते हैं, तो हमारा CFSC वैल्यू क्या होता है? 30 to 50% क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। तो अगर मुझे CFSC वैल्यू को एक्सप्लेन करना हो तो हम इसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं? देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग होता है T2G और EG में, T2G और EG में हमारा d ऑर्बिटल की डिजेनरेसी डिस्टॉर्ट हो जाती है जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करता है अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी। ये हमने कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी किया था, तभी हम कहते हैं कि इसमें DD ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो ये डेल्टा नॉट का गैप है, दैट इज़ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जैसे जैसे आप 3D से 4D में मूव करते हो, आपका ये गैप क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। जितना गैप ये इंक्रीज होता रहेगा, हर बार 30 to 50% इंक्रीज करना है, ऑलमोस्ट हाफ में इंक्रीज करना है। तो जब तक हम यहाँ पर 3D टू, देखो 3D में ये गैप कितना कम था, 4D में गैप थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, 5D में गैप ऑलमोस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी इंक्रीज है, लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो 30 to 50% इंक्रीज है। तो अब इस गैप से हमें क्या, इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पर सपोज़ मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अभी जब मैं फोर्थ ऐड करूँगी, अगर ये गैप कम हुआ तो ईजिली फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन किया, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन मेरा EG की तरफ एक्साइट ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली किस में करेगा? जंप। यहाँ पर सिमिलर वे में यहाँ पर भी ऑलरेडी गैप इतना ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर EG में नहीं जा सकता। ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है, तो मैंने सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में नहीं, कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली हमारा T2G में आएगा। जब भी हमारा नेक्स्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहता है, EG में नहीं जाता, तो वो कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली क्या होते हैं? लो स्पिन होते हैं। दैट्स वाई मैंने इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोला है? लो स्पिन बोला है। और ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हो सकते हैं? हाई स्पिन भी हो सकते हैं और लो स्पिन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप CFSC का गैप कितना दे रहे हो या एनर्जी कितनी होती है हर में, क्योंकि ये मेटल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब
यहाँ पर CFSC बढ़ने से हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होंगे, लो स्पिन होंगे। जितना ज़्यादा वो लो स्पिन होते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा डायामैग्नेटिक करेक्टर प्रेफर होगा एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक करेक्टर। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होना था, देखो यहाँ पर 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। दैट मीन्स हमारा पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do first transition ionization energy of 5D elements are higher than those of 3D and 4D? अगेन हमारा रीज़न क्या है, जो हमारे आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 5D में, 5D से पहले हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अक्कर कर दिया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, 4f ऑर्बिटल। 4f की इंट्रोडक्शन की वजह से, इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर वो इनको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये अंदर की तरफ क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। अगर अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उनका जो आयनिक रेडियाई होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर उनका साइज़ छोटा हो गया दैट मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी 3D और 4D से। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव द सिंथेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिब्डेनम टेट्रा एसीटेट। तो सबसे पहले आप मॉलिब्डेनम टेट्रा एसीटेट जनरेट कैसे करोगे। मॉलिब्डेनम के हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को आप एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे या एल्काइल एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा कर आप रिस्पेक्टिव एसीटेट बनाओगे। अब इसका जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी ये वाली इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दैट्स वाई मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट किया है। इस बॉन्डिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूब की फॉर्म में इसे हैलाइड को एसीटेट ग्रुप को अरेंज करना है। ये एक्स ग्रुप क्या है, RCO नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास HX है उसके पास 2 O हैं, तो इसका मतलब ये दोनों O हमारे इसके साथ अटैच हैं, मतलब दोनों ने मॉलिब्डेनम को बांधा हुआ है। ईच मॉलिब्डेनम हैव 2 एसीटेट ग्रुप। तो 2 एसीटेट ग्रुप की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करोगे, दैट मीन्स हमारे 2 ऑक्सीजन के थ्रू दोनों मॉलिब्डेनम के साथ अटैच हैं। नेक्स्ट है, वी हैव टू डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ नायोबियम। तो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के लिए मैंने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया है। द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ नायोबियम आर मोर देन वेनेडियम। दे डू नॉट फॉर्म एनी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस बट द फॉर्म न्यूमरस अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका कॉम्प्लेक्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड को जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो हमें नायोबियम 2Cl10, अगर आप इसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ फर्दर ट्रीट करते हो तो हमें नायोबियम F54 टेट्रामर की फॉर्म में मिलता है। तो हमारे पास नायोबियम F54 का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर हमारे पास नायोबियम में हमने चारों नायोबियम एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर लिए हैं, या आप इसे पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। पैरेललोग्राम को थोड़ा सा टिल्टेड ड्रॉ करते हैं क्योंकि स्क्वायर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन क्या है, ब्रिजिंग में है। तो यहाँ पर आप सारे फ्लोरीन्स को क्या कर दोगे, ब्रिजिंग में कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो रिमेनिंग फ्लोरीन्स हैं वो क्या होंगे, टर्मिनल पोजीशंस पे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है नायोबियम 2Cl10 की। अगेन हमने जैसे मॉलिब्डेनम के केस में की थी, ओपन बुक टाइप फेस शेयरिंग शो करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी हैव टू डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिल्वर साइनाइड और सिल्वर थायोसाइनाइड। इनकी ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। सिल्वर जो हमारा साइनाइड ग्रुप है वो कौन सी स्ट्रक्चर प्रेफर करता है, लीनियर। लीनियर कैसे, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, नेक्स्ट सिल्वर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, डेटिव बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारी सारी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। और लेकिन थायोसाइनाइड के केस में हमारे पास सल्फ़र की जो वैलेंस सल्फ़र है, जहाँ से हमारे पास सल्फ़र अटैच होता है वहाँ से हमारे पास बेंड आता है। तो ये एक टाइप से जिगजैग फॉर्म है, जिसे आप नॉन लीनियर फॉर्म भी बोल सकते हो, नॉन लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर।
तो इसमें भी हमारे पास सिमिलर रीज़न रहेगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिस वजह से उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन however first and second transition have significant difference in their physical properties। क्योंकि वहाँ फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में कोई भी ऐसा फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं हो रहा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ हमारे पास गोल्ड की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है और कैसे। गोल्ड की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय गिविंग, ये मैंने इक्वेशन को स्टोइकियोमेट्री से बैलेंस किया है, लेकिन आप अगर नहीं बैलेंस करना चाहते तो यहाँ पर क्या लिखोगे, गोल्ड की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और +3 में डिसोसिएट होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन थे लाइक मेटेलिक बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की डिस्कस किए हुए हैं और हमने हर एक प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक डिस्कस किया हुआ है, तो नोट किसी पर भी आ सकता है। नेक्स्ट है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट ऑस्मियम अदर देन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है ऑस्मियम का अपार्ट फ्रॉम देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इवन दो आयरन और इसके कंजेनर्स हैं, तो आयरन भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। सेकेंड यूनिक फीचर क्या है, इसकी डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई है, 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इरिडियम की 22.61 ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ मरकरी। नेक्स्ट है द कॉपर के ग्रुप के साथ कौन से दो और एलिमेंट बिलोंग करते हैं, दैट इज़ सिल्वर और गोल्ड। इन्हें हम ऑर्नामेंटल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज्वेलरी में यूज़ होते हैं तीनों, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज विच हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो ऑस्मियम और इरिडियम मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 22.6 और 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोपोली आयंस और हेट्रोपोली आयंस क्या चीज़ हैं। आइसोपोली आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिसमें आप जब भी बॉन्डिंग बनाते हो, या तो आप सिंगल, आपका जो मेटल आयन है वो मेटल आयन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हेट्रोपोली आयन में ऐसे कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मेटल भी होगा और कोई अनदर मेटल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें PMO6 CO12 टाइप कॉम्प्लेक्स, तो अभी यहाँ पर फॉस्फोरस की वजह से हर 6 मॉलिब्डेनम के बाद हमें एक फॉस्फोरस मिलेगा। तो ये हेट्रोपोली एसिड्स और हेट्रोपोली एनायन की फॉर्म है। तो मैंने सिर्फ एक क्रोमेट की फॉर्म में इसे शो करने के लिए एग्जांपल ड्रॉ की है। जैसे मैंने क्रोमियम को सेंटर डॉट से शो किया और ऑक्सीजन को ऐसे, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्रोमियम O4 2 नेगेटिव। अब जैसे जैसे आप इसे पॉलीमराइज करते रहोगे वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या होती रहेंगी, शेयरिंग में आती रहेंगी, जैसे हम सिलिकेट्स में करते हैं। सिलिकेट में जैसे डिस्क्रीट सिलिकेट होते हैं तो सिलिकॉन की टेट्रा यूनिट्स ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन शेयरिंग में आते रहते हैं तो उस हिसाब से हमारा सिलिकेट की फॉर्म चेंज होती रहती है। तो उसी तरह वो भी एक पॉलीमराइजेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट है डिस्कस द स्पेशल बॉन्डिंग इन रहीनियम Cl8, रहीनियम 2Cl8 2 नेगेटिव और मॉलिब्डेनम 2Cl8 4 नेगेटिव। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने रहीनियम का केस लिया है। तो आप क्या करोगे, रहीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट रहीनियम का कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर चार्ज देखो 2x, हमें रहीनियम का ऑक्सीडेशन चार्ज नहीं पता, तो हमारे पास 8 -8 क्लोरीन और -2 हमारे पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। तो हमारे x के पास +3 का चार्ज आ गया, जिसकी वजह से हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई रहीनियम की और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी फिर 5d4। तो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल कर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 5d4। तो अब आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे ऐसे ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करोगे, एक रहीनियम ऊपर एक रहीनियम नीचे,
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दो। यहाँ पर हमारे पास आगे वेकेंट ऑर्बिटल है, हमें पता है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी लिगेंड्स दोनों इलेक्ट्रॉन देते थे, तो सिमिलर वे में मैंने चारों क्लोरीन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसके बाद ये यूनिक फीचर है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, उसके बाद के जो पाई बॉन्डिंग है या डेल्टा बॉन्डिंग है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे तभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऐसे शो किया है D2sp2 टाइप्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 पाई बॉन्ड बने हैं और एक डेल्टा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या है, क्वाड्रपल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मॉलिब्डेनम 2Cl8 नेगेटिव की। अब इसे साथ साथ फॉर्म सॉल्व करो। मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, 2x - 8 दैट इज इक्वल टू -4 चार्ज है, x हमारे पास +2 आ गया। और अगेन मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4d4। अगेन हमने वैसे रिप्रेजेंट किया D, S और P, तो आप ऐसे ही शो करोगे। यहाँ पर 4 क्लोरीन हमने बराबर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, अगेन D2sp2। तो हमारे पास हमारे चारों कॉम्प्लेक्सेस ऐसे सिग्मा पाई डेल्टा, और इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या फिर से अपीयर हुआ, क्वाड्रपल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन न्यू था, इसलिए आप इसे ऐसे ही लर्न कर लेना, क्वाड्रपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रिपीट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई आर द सॉल्ट्स ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर वाइट। तो यहाँ पर जिंक कैडमियम मरकरी के सॉल्ट वाइट क्यों हैं, तो हमने डेफिनेशन में भी किया था, डी ब्लॉक में हम वो एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिनके पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन हो और जिसकी वजह से डी ट्रांजिशंस की वजह से उनमें क्या होता है, कलर होता है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस, तीनों एलिमेंट की कन्फिग्रेशन क्या है, फुली फिल्ड, जिसकी वजह से ये कोई भी डी ट्रांजिशन शो नहीं करती। दैट्स वाई दीज सॉल्ट्स आर वाइट इन कलर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेटिनम मेटल्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो पहला आंसर करेंगे पहले में। फर्स्ट पार्ट में आप कैसे बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जब हमारा पिछला पीरियोडिक टेबल ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, उसमें जो ग्रुप 8 था उसमें 8th 9th और 10th ग्रुप कंप्राइज थे मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के, और उसने प्लेटिनम मेटल्स इसलिए बोला था इस ग्रुप में प्लेटिनम मेटल्स। लेकिन ये इसमें कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व थे, जैसे ऑक्सीजन फैमिली है लेकिन उसके कंजेनर्स हैं ना, वैसे ही प्लेटिनम के कंजेनर्स हैं ये सारे, रुथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, रोडियम, प्लेडियम एंड प्लेटिनम। तो इनको सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इनको नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं, because these metallic elements show outstanding resistance to chemical attack even at high temperatures. Moreover, they are show remarkable catalytic properties and their associated capacity to facilitate or control the rate of chemical reaction. तो इसमें कैसे बोलोगे, जैसे आप कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस शायद पढ़ा होगा आपने +2 में, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी हम रॉड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, मोस्टली प्लेटिनम या पैलेडियम ऐसी इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं कि इनकी आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स द केमिकल अटैक। जब भी सपोज़ करो हम कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड पर डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन डिपॉजिट होती है या ऑक्सीजन डिपॉजिट होती है, वाइल परफॉर्मिंग द रिएक्शन प्लेटिनम और पैलेडियम अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो हमारी नोबल जो एलिमेंट्स हैं वो उनका भी यही फीचर है कि वो जल्दी किसी के साथ भी एफिनिटी शो नहीं करते, तो इसी तरह के ये कुछ फीचर शो करते हैं। सेकंड है, इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ रिमार्केबल हैं। जैसे हम कभी भी एड्जॉर्प्शन आपने पढ़ा हो, तो हम जब भी कैटलिस्ट लिखते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम लिखते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस है। जब भी आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हो, हाइड्रोजन डिपॉजिट होती है, एल्कीन डिपॉजिट होती है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन भी न्यू है। रोडियम PPH3 थ्राइस Cl, तो इसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। अगेन ये कैटलिस्ट है, यूज़ होता है स्पेसिफिकली फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो मैंने एक जनरल एल्कीन ली है,
उसको जब आप हाइड्रोजन दैट मीन्स हाइड्रोजनेशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, टू स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग देयर ओन फेज। तो हमें जैसे हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिएक्शन का जो प्रोसीजर है फ्रॉम चेंजिंग रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। जो रिएक्शन हम विद इन सेवरल डेज एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी यील्ड हम विद इन आवर्स अचीव कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ कैटलिस्ट। तो विल्किंसन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है यू वाइल परफॉर्मिंग द हाइड्रोजनेशन। वाई डू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मर्करी इज़ हायर देन कैडमियम। तो ऐसे आपको जैसे हमने कॉमन क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 5D की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है 4D या 3D से, तो एग्जामिनर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट 5D से बिलोंग करता हुआ 4D के साथ या 3D के साथ कंपेयर करके, लेकिन उसका रीज़न नहीं चेंज होगा। रीज़न वही है कि 4f ऑर्बिटल की इंट्रोडक्शन की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और 4f की क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है, और जिसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाता है और हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन AgCl इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया। तो AgCl को जब भी आप अमोनिया में डिसॉल्व करोगे, यू गेट द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स ऑफ अमोनियम सिल्वर का डाईअमीनो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लिगेंड से जज कर सकते हो, दैट इज़ 2। लास्ट क्वेश्चन है आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। वाई जिरकोनियम एग्जिस्ट इन टेट्राक्लोराइड वाइल प्लेटिनम एग्जिस्ट इन प्लेटिनम Cl2। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न क्या है, इसका प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे जब भी हमने स्पेसिफिक कंपाउंड डिस्कस किए थे, तो हम पहली लाइन यही बोलते थे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट रिस्पेक्टिव। तो उसी वे में जिरकोनियम का जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में मोस्ट स्टेबल है, और प्लेटिनम की जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, दैट्स वाई इट एग्जिस्ट इन प्लेटिनम Cl2। लेकिन जब हमने किया था, जब हम PDCl को गैसेस फॉर्म में रखते हैं, तब तो PDCl2 एज सच हमारे पास एंगुलर शेप में अरेंज होता है, लेकिन अगर आप इसे डाइमराइज कर देते हो या सॉलिड स्टेट में रखते हो, तो एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऐसे। तब हमारे पास, अगर हम सॉलिड फेज में बात करें, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्टेट इसकी भी क्या होनी चाहिए, +4 ही होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर दोनों की गैसियस फेज में ही बोल रहे हैं कि ये जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड है और PDCl2 है, लेकिन ये सॉलिड फेज में है कि जब ये क्रिस्टल लैटिक्स में अरेंज होता है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, +4 है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।